हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी पवन सीरीज के मैं अगले जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको मैं कवर करूंगी। मैंने पिछले पार्ट में मैंने आपको 45 जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे उनको कवर कर दिया था। इसके अलावा मैंने अति लघुत्तरी प्रश्नों को भी आपके 2 पार्टों में मैंने कवर कर दिया है। तो जिन लोगों ने वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन ये था कि मूल्यांकन का क्या अर्थ है। तो मूल्यांकन क्या होता है? छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच करना क्या क्या होता है हमारा मूल्यांकन। यानी कि छात्रों ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति किस सीमा तक की है उसकी जांच करना हमारा क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न है मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो किसका है? एनसीईआरटी का। ठीक है, अगला प्रश्न है मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्य के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? ये कोठारी कमीशन का। ठीक है, अगला प्रश्न है मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाए, ये कथन किसका है? उन्होंने क्या कहा है कि ये रेमर्स और गेज का कथन, इन्होंने कहा है कि मूल्यांकन के अंतर्गत हम व्यक्ति या समाज या फिर दोनों की दृष्टि से जो अच्छा लगे वही हमारा क्या होता है? हमारा मूल्यांकन होता है। किसके अनुसार है? ये रैमर्स एवं गेज के अनुसार। ठीक है, अगला है मूल्यांकन अनुरूप होता है, किसके? विधि के, मेथड के। ठीक है, अगला हो जाता है मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 4 वर्गों में। ठीक है, अगला मूल्य है कि मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है, कौन सा है? तो जैसा कि आपका ये स्वाभाविकरण है, ये आपका हो जाए किसके अंतर्गत? क्रियात्मक। आपके जो मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, तो स्वाभाविकरण किसके अंतर्गत आता है? वो क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी गई है। तो मैंने जैसे आपको बताया था अभी कि क्या होगी, जो बालक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक कर लेता है इसकी जांच करना क्या कहलाता है? मूल्यांकन। तो ये कथन किसका है? ये है डांडेकर साहब का। ठीक है, अगला प्रश्न है मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। तो ये किसने कहा था? बेसले ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है किसमें? संकेतों द्वारा होती है। बिल्कुल हो सकती है, वाणी के द्वारा भी हो सकती है, भाव अभिगमाओं द्वारा भी हो सकती है। भाव भगिमाओं के द्वारा क्या होता है कि अपने इमोशंस फील करवाना। ठीक है, इमोशंस को द्वारा हम फील करवा के भी हम अपनी अभिव्यक्ति को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो यानी कि तीनों सही हो जाएंगे इसमें। अगला है रचना का अर्थ क्या है? तो निर्माण करना भी होता है, सजाना भी होता है, नव सृष्टि करना, नया कुछ निर्माण करना, या फिर सभी सभी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगला है मानव अपने भावों को ध्वनात्मक रूप में प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह कथन किसका है? ये रमन बिहारी लाल का है। अगला है मौखिक अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति में नहीं आता है, क्या नहीं आता है? वार्तालाप बिल्कुल आता है, इसमें भाषण भी आता है, पत्र लेखन, कविता लेखन इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला है अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या है? तो अभिव्यक्ति का भाषा और साहित्य में रुचि का विकास करना, ये भी है। बोलने की योग्यता, ये भी है। लिखने की योग्यता, सभी हो जाएगा इसमें। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं क्या है? शुद्ध उच्चारण करने के लिए भी जरूरी है मौखिक अभिव्यक्ति, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति के लिए भी जरूरी है, सशक्त भाषा के लिए भी, और सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है? तो इससे क्या होती है? स्वतः लेखन में रुचि, यानी कि खुद में लिखने की रुचि जागृत होती है, और श्रुति लेखन भी होता है। शब्दकोश, यानी आपके पास जो जो शब्दों की पकड़ अच्छी हो जाएगी, यानी कि सभी। अगला कबीर के सूफी गुरु का नाम क्या था? तो शेख तकी। क्या था? शेख तकी। क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है, किसकी विधा है? ये आत्मकथा है, और ये रचना के प्रतिपादक कौन है? हरवंश राय बच्चन। ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी है? हरवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई थी वो कौन सी है? मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है घड़ी 7 शब्द है, कैसा शब्द है? देशज, शंकर। तो घड़ी 7 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो कौन सा संकर शब्द है?
रसाल पर्यायवाची शब्द किसका है? तो रसाल किसका होता है? आम का होता है। अगला है प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए, कैसे? वर्णमाला के द्वारा। अगला है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। यामिनी भी है, रैन भी है, विभावी सौदामिनी जो कि नहीं है। विमुख का विपरीतार्थक शब्द लिखिए, यानी कि विलोम लिखना है, तो विमुख का क्या हो जाएगा? उन्मुख। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि आंखें खुलना क्या? होश में आना है। एकदम से लोग कह नहीं थे आंख अब जाके उसकी आंखें खुली, यानी कि अब होश में आना, ठीक है। अत्यधिक शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है अत्यधिक, यानी कि अति हो जाएगा यहाँ पे। अगला है निम्नलिखित में से सभी शब्द समूह बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो जलज, नीरज, अंबुज, कौन सा? जलज यानी कि पंकज कमल का होता है, ये तो होगा नहीं। जलद, नीरज, नीरज भी उसका होता है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे जलज पंकज का होता है, ये भी नहीं होगा। तो मेघ, घन, वारिद, ये आपके सभी बादल के पर्यायवाची होंगे, ठीक है। कबीरदास जी की किस काव्यधारा के कवि? तो कबीरदास जी किसके हैं? ज्ञानाश्रय। मैंने आपको बताया था शायद, आपके पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। अगला प्रश्न है आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या है? तो यानी कि इसका अर्थ क्या होगा? दो, यानी कि आम के तो रेट पहले से ही था और गुठलियों के भी दाम हो गए, यानी दोहरा लाभ मुनाफा होना। अगला प्रश्न है किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? अनुग्रह, ठीक है। तो आप आज मैंने 2 पार्ट में मैंने आपके सारे पवन सीरीज के हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर कर दिया। इसके अलावा मैंने आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न भी कवर कर दिए 2 पार्ट में। इसके अलावा मैंने साइंस के, विज्ञान के, शैक्षिक मूल्यांकन के, समावेशी शिक्षा के, मैंने सभी सब्जेक्टों के आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर कर दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।